आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षण शास्त्र, जिसे हम कहते हैं रीति विज्ञान, उसी के अंदर देखिए शिक्षण विधियां। लेकिन शिक्षण विधियों पर आने से पहले कुछ मैं आपको शब्दावली बताऊंगा जो शिक्षा शास्त्र में प्रचलित है शब्दावली। और देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें एक जैसे नजर आते हैं अगर बाहरी आवरण पे यदि उन्हें देखें। एक शब्द आता है जिसका नाम है शिक्षण व्यूह रचना। शिक्षण व्यूह रचना। जिसे टीचिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। एक शब्द और आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। और उसके बाद एक और शब्द आता है शिक्षण प्रविधि। इस तरह से तीन शब्द हैं ये अपने इसमें शिक्षा शास्त्र के, और भी बहुत सारे हैं इनसे मिलते जुलते। सामान्यतः देखिए इन शब्दों को हम काम में लेते हैं और इनके अर्थ को देखिए यहां पर हम देखेंगे एक एक करके। और पढ़ना तो हमें ये वाला है, ये पोर्शन कौन सा है? शिक्षण विधि। लेकिन बात करते हैं यहां पर देखिए शिक्षण व्यूह रचना। शिक्षण व्यूह रचना की यदि हम बात करें टीचिंग स्ट्रेटेजी, बात आती है ये जो शब्द है स्ट्रेटेजी। कौन सा शब्द? स्ट्रेटेजी। जिसको देखिए हम यहां पर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसको टीचिंग में जोड़ेंगे। स्ट्रेटेजी का जो हम अर्थ लेते हैं कौशल, रणनीति और चतुराई, ये तीन अर्थ जो देखिए लैटिन भाषा के स्ट्रेटेजिया शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ हम यहां पर लेते हैं चतुराई है, कौशल है, रणनीति। तो उतारिए पहले इन तीन शब्दों के और एक एक की हम बात करते हैं। तीन शब्द अपने इसमें शब्दावली के रूप में, एक तो व्यूह रचना, एक विधि और एक प्रविधि। जिसे हम ये भी लिख सकते रीति विज्ञान की शब्दावली। रीति विज्ञान या शिक्षण शास्त्र की शब्दावली अपने इसमें। उतार लिए तीनों शब्द। पहला शब्द जिसे हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? शिक्षण व्यूह रचना। बात कर रहे हैं हम व्यूह रचना। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है इसको? स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी का जो हम अर्थ निकालते हैं वो क्या होता है? रणनीति, कौशल या चतुराई। अब इसी शब्द को देखिए हम और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहां देखिए हम अर्थ लिख लेते हैं इसका, व्यूह रचना का अर्थ लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना। लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना। कार्य योजना या रूपरेखा। लक्ष्य प्राप्ति की क्या बनाना? कार्य योजना बनाना या रूपरेखा बनाना क्या कहलाता है?
स्ट्रेटेजी यानी व्यू रचना। ये जो शब्द लिया गया है व्यू रचना या स्ट्रेटेजी, ये सैन्य विज्ञान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सैन्य विज्ञान से। युद्ध जीतने के लिए देखिए रणनीतियां बनाई जाती थी, युद्ध जीतने के लिए व्यू रचनाएं तैयार की जाती थी। अब इसी शब्द को हम कहां पर लेके आ गए? शिक्षण में तो बन गया शिक्षण की व्यू रचना। अब यहां हमारा लक्ष्य क्या है? शिक्षण के लक्ष्य हो गए हमारे, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्य योजना को ही हम क्या कहेंगे? शिक्षण की व्यू रचना। या शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्य योजना क्या कहलाएगी? शिक्षण की व्यू रचना। तो पहले तो मैंने इसका शब्द का अर्थ बताया, उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ देखा, और अब लिखिए शिक्षण व्यू रचना का अर्थ। नीचे लिख लीजिए एक एक करके, शिक्षण व्यू रचना का अर्थ। शिक्षण व्यू रचना का अर्थ। लिखिए इसमें, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो कार्य योजना बनाई जाती है, उसे शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। शिक्षण व्यू रचना कहते हैं। अब देखिए इसकी एक परिभाषा है जो बड़ी चर्चित है, I.K. डेविस ने दी है इसकी परिभाषा। तो लिख लीजिए इस परिभाषा को। डेविस के अनुसार, डेविस के अनुसार और लिखिए डेविस के अनुसार में शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण व्यू रचना, कॉमा लगाइए, शिक्षण व्यू रचना कॉमा लगाइए, शिक्षण विधियों का व्यापक रूप है। शिक्षण विधियों का व्यापक रूप है। व्यापक रूप है। तो यानी इनसे बड़ा रूप कौन सा है? ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, और उसके बाद क्या आता है? ये। अब बात करते हैं हम शिक्षण विधि की। हेडिंग डालिए शिक्षण विधि। शिक्षण विधि। सबसे पहले इसके भी अनेक नाम हैं विधि के। इसको क्या कहा जाता है? रीति भी कहा जाता है, साधन भी कहा जाता है, पद्धति भी कहते हैं हम। तरीका भी कह देते हैं हम। काफी सारे नाम देखिए। सारे नाम किसके हैं? विधि के। और विधि को अंग्रेजी में कहा जाता है मेथड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? मेथड। और मेथड का हिंदी में अर्थ होता है पद्धति या रीति। और इसके लॉजी और लगा दिया जाए तो क्या बन गया? मेथडोलॉजी, रीति विज्ञान। सही नाम यही बनता है। देखिए उतारिए आप। दूसरा शब्द है हमारा शिक्षण विधि, और विधि को रीति, साधन, पद्धति, तरीका या मेथड कहते हैं हम। सारे नाम लिख लीजिए। अब बात आता है कि इन तरीकों को हमें कहां अपनाना है? शिक्षण में। किसमें अपनाना है? टीचिंग के अंदर। अब आप देखिए गर्मियों का सीजन, और एक पेड़ है जिसके आम लगे हुए हैं, देखिए, और आप यहां खड़े हुए हैं। यहां देखिए आपको आम खाने हैं। किस साधन से आप आम तोड़ोगे या किस साधन का उपयोग करोगे कि आपको आम की प्राप्ति हो जाए? क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? आम खाना। ये आपका क्या है? लक्ष्य यानी साध्य।
और ये क्या है? आपका कोई भी चीज अपनाओगे साधन, तो बताओ कैसे खाओगे आम? अच्छा, ये कह रहा साहब पत्थर मारूंगा। देखो, अरे जिसके फल लगते हैं उसी के पत्थर मार रहा है। देखो, उस पेड़ के तो कोई पत्थर नहीं मारता जो फल नहीं देता है, तो बुराइयां उसी को मिलती हैं जो कुछ उपयोगी काम करता है। बाकी तो देखिए बिना बुराई के, तो यानी एक चलो मान लेते हैं नकारात्मक ही सही उसकी सोच, लेकिन मान लेते एक साधन। और बताओ भी, अब ये कह रहे हैं साहब पेड़ पे चढ़ के सीकर झुंझुनू की तो लड़कियां भी चढ़ जाती हैं पेड़ों पर। ये लीजिए दूसरा साधन हो गया। और बताओ भी, अच्छा लोहे का जो वो आता है हुको नुमा, उससे लकड़ी से है, ये लीजिए तीसरा साधन। और बताओ, अच्छा ये कह रहा साहब मैं भीम बली हूं, पेड़ को हिला दूंगा, पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। देखिए साधन तो वो भी है, बिल्कुल सही बात है। ये लो, सारे एक ही दिन खाने, आम दोबारा नहीं खाने, पेड़ को काटने वाला। ये नकारात्मकों का और भी नकारात्मक, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाली बात। पेड़ को भी काट दिया, और अच्छा पेड़ ही कट गया तो अब कहां रह गए और साधन की जरूरत? अब आप देखिए ये सब क्या थे? साधन। जितने व्यक्ति उतने साधन। याद रखना एक चीज, जितने व्यक्ति उतने साधन। इसीलिए कहा जाता है शिक्षण विधि कोई शिक्षण विधि नहीं होती है, जितने व्यक्ति उतने ही तरीके होते हैं पढ़ाने के, सबके अपने अपने। आप लोग सब जब टीचर बन के जाओगे अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करोगे बच्चों के। इसलिए चीनी कहावत है कि जितने ज्यादा देखिए शिक्षक उतने ही ज्यादा विधियां, और सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी टीचिंग क्या हो? बेस्ट हो। तो इस चित्र के माध्यम से मैं केवल यही बताना चाहता था कि जितने साधन उतने ही देखिए हमारे पास कितना, जितने देखिए तरीके अपनाए, जितने हमने साधन अपनाए उतनी हमारी क्या हो गई? विधियां। तो विधि क्या है? शिक्षण विधि की यदि हम बात करें, शिक्षण विधि, क्योंकि विधि शब्द का अर्थ तो देख लिया हमने, इतने सारे हैं। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, हम बात कर रहे हैं अब टीचिंग मेथड की। बताओ टीचिंग मेथड किसे कहते हैं? साध्य प्राप्त करने का साधन, साध्य को प्राप्त करने का साधन। साध्य क्या है यहां? शिक्षण के लक्ष्य या उद्देश्य जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो सारे साधन हमारे क्या कहलाएंगे? शिक्षण की विधियां। थोड़ी और सरल बताओ परिभाषा, जटिल हो गई ये तो अपने लेवल की। देखिए विधि का काम इतना सा होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज बहुत करती हैं। यहां से यहां तक विषय वस्तु पहुंचाना, बस। यहां कौन है? शिक्षक से शिक्षार्थी तक जिस साधन से हम विषय वस्तु पहुंचाते हैं वो साधन हमारा कहलाता है विधि, पद्धति, तरीका, रीति। समझ गए? अब देखिए यहां से यहां क्या जाएगी? विषय वस्तु। अब अपनी भाषा में कह सकते हैं विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका, तो इसका अर्थ लिखते हैं हम, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। या शैली। आप किस शैली में देखिए या किस तरीके से, किस साधन से यहां से विषय वस्तु कहां पहुंचा रहे हो? यहां तक। वो क्या कहलाएगा? हमारा विधि कहलाएगा। विधि देखिए विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं करती है, ध्यान रखना। विषय वस्तु तो वो साधन है जो विषय वस्तु को शिक्षक से शिक्षार्थी तक पहुंचाने का काम करती हैं, ताकि शिक्षण के उद्देश्यों की क्या हो? प्राप्ति हो जाए। लिखो अर्थ को। शिक्षण विधि का अर्थ विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं इस चीज को, वो भी लिखिए, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका या शैली।
शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वह शिक्षण विधि कहलाता है। अर्थ क्लियर हो गया? शिक्षण विधि क्या है? विषय वस्तु को शिक्षक और शिक्षार्थी तक पहुंचाना, यानी प्रस्तुत करने की शैली। उसके बाद देखिए एक शब्द और था अपने इसमें, कौन सा है? प्रविधि। तो हेडिंग डालिए, एक शब्द और था जो मैंने लिखा था, शिक्षण प्रविधि या उपविधि, और अंग्रेजी में कहते टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण विधि या उपविधि। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पास या निकट। उप का मतलब क्या होता है? पास या निकट। देखिए, उप प्लस उष्ण, एक शब्द बन गया उपोषण, जो आप राजस्थान की जलवायु में पढ़ते हो, जो उष्ण के पास हो, और देखिए आप इंडियन जीके में पढ़ते हो, उप प्लस हिमालय, क्या बनता है? उप हिमालय। कोई हिमालय नहीं है ये। इसका मतलब क्या है? हिमालय के पास जो स्थित है पहाड़ियां, वो क्या कहलाएंगे? उप हिमालय। नहीं तो हिमालय का अर्थ तो होता है हिम प्लस आलय, जो बर्फ से ढका हुआ, और ये पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नहीं है। जैसे डाफला मेरी अबोर की पहाड़ियां, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां, तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जहां से देखिए बरसाती नदियों का उद्गम होता है। तो ये हिमालय नहीं है, हिमालय के पास। और देख लीजिए ऐसे बहुत सारे शब्द मिले, उप प्लस ग्रह, उपग्रह, जो ग्रह के सर्वाधिक निकट हो। तो उप का मतलब क्या है? पास। अब यहां पर इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए, जो विधि के सर्वाधिक पास हो वही क्या कहलाएगा? उपविधि। विधि का काम था विषय वस्तु पहुंचाना, उपविधि का काम है विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इसका मूल काम क्या होता है? विषय वस्तु को स्पष्ट करना, विषय वस्तु को स्पष्ट करना। देखो कैसे, मैंने आपको एक शब्द बोला था टिम्बकटू, समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके बारे में मैंने बताया ही नहीं, और हो सकता है पूर्व में ज्ञान नहीं हो। अब देखिए, उस टिम्बकटू को स्पष्ट करने के लिए क्या करूंगा? या तो मैं उसका उदाहरण दूंगा, या उस शब्द की क्या करूंगा? व्याख्या, या उसकी कहानी सुनाऊंगा, या उसका दृष्टांत सुनाऊंगा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये है उपविधि या प्रविधि। जब विषय वस्तु को स्पष्ट करना हो तो हम किसको काम में लेते हैं? उपविधि या प्रविधि। देखिए, विधि का काम तो क्या था? उस विषय वस्तु को आप तक पहुंचाना। लेकिन प्रविधि का काम क्या है? उस विषय वस्तु को स्पष्ट करना, दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, या व्याख्या करके। और जब तक देखिए इसका प्रयोग नहीं करते तब तक विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होती है। तो ये वो साधन है जो विषय वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। और टीचिंग या हम कहें शिक्षण शास्त्र में उसे क्या नाम दिया जाता है? शिक्षण प्रविधि या उपविधि। तो अब शायद विधि और उपविधि में अंतर हो गया। विधि का मतलब साधन या तरीका यहां तक का, और इसका काम उस चीज को स्पष्ट करना। लिखो, शिक्षण विधि या उपविधि।
वे साधन जिससे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। और इनका प्रयोग शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है। किसके साथ करते हैं? शिक्षण विधियों के साथ। जैसे नंबर 1 उदाहरण प्रय विधि, नंबर 2 व्याख्या प्रय विधि, नंबर 3 कहानी प्रय विधि, आपके सामने देखिए 3 शब्द। सबसे पहले क्या पढ़ाया था मैंने? व्यू रचना। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना क्या कहलाती है? व्यू रचना। विषय वस्तु को बच्चे तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? विधि। और विषय वस्तु को स्पष्ट करने को हम क्या कहते हैं? तो देखिए हम एक डायग्राम बनाकर भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं। टीचिंग के अंदर देखिए सबसे ऊपर है हमारा विषय, जिसका नाम क्या था? शिक्षा शास्त्र। और इसका पार्ट देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आया था? शिक्षण की व्यू रचना। उसके छोटा क्या था हमारे पास? विधि। और विधि से छोटा क्या है हमारे पास? प्रय विधि। अब इस वेन आरेख से यह प्रदर्शित होता है सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्र, उसके नीचे और उसके बाद दूसरा देखिए व्यू रचनाओं का संबंध किससे होता है? इनका संबंध होता है उद्देश्य से। कई बार पूछा जाता है इनका संबंध किससे होता है? उद्देश्य से। और उद्देश्य की यदि हम बात करें, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई जाती है? शिक्षण की व्यू रचनाएं बनाई जाती हैं। और विधि का अर्थ क्या है? प्रस्तुतिकरण। इसका क्या अर्थ है? प्रस्तुतिकरण। यानी ये किस पर बल देते हैं? विधि, प्रस्तुतिकरण। अब प्रय विधि का संबंध किससे है? स्पष्टता। किसको स्पष्ट करना? विषय वस्तु को। तो 1 2 3 शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। व्यू रचना पूछे तो उद्देश्यों से संबंध, अगर विधि पूछे तो प्रस्तुतिकरण से, और यदि प्रय विधि पूछे तो स्पष्टता से। बनाओ ये डायग्राम ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। तीनों हमारी अलग अलग पता लगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है और किस तरह से है। तो सबसे पहले शिक्षण की क्या बनाई जाती है? व्यू रचना। जैसे युद्ध जीतने के लिए राजाओं द्वारा क्या बनाई या सेनाओं द्वारा क्या बनाई जाती थी? व्यू रचनाएं। आपने महाभारत देखा हो तो उसके अंदर योद्धा दिन भर देखे लड़ाई लड़ने के बाद शाम को अपने खेमे में जाते हैं और कल के युद्ध की क्या बनाते थे? रणनीति की। अभिमन्यु को कैसे घेरना है, क्या थी वो रणनीति। और वही हमारी यहां पर देखिए रणनीतियां बनती हैं। कल जो हमें पढ़ाना है उसकी क्या बनानी होती है? रणनीति बनानी होती है। और आप भी एक युद्ध लड़ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो, उसकी भी क्या बनाते हो आप? अपनी रणनीति। और आपका लोगों का लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। अब शिक्षक कैसे बनोगे उसकी क्या बना रखी है आप लोगों ने? अपनी अपनी व्यू रचनाएं बना रखी है अपने तरीके के अनुसार। ऐसे ही उद्देश्यों को प्राप्त करने की बनाई जाती हैं व्यू रचनाएं।
बना लिया सबने डायग्राम? और अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? शिक्षण विधियां डिटेल से, क्योंकि अपने कोर्स में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, गणित को पढ़ाने की कौन सी हैं, विज्ञान को पढ़ाने की कौन सी हैं, और सोशल स्टडी को पढ़ाने की कौन सी हैं, और भाषाओं को पढ़ाने वाली कौन सी होती हैं, यानी विषय वस्तु को बच्चे तक पहुंचाने के तरीके। बना लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण विधि। विधियों की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, जॉन कॉमेनियस से, जिसे शिक्षण शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। जॉन कॉमेनियस। शिक्षण शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? जॉन कॉमेनियस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी, ग्रेट डाइडेटिक। इनके द्वारा लिखी गई एक महान पुस्तक देखिए शिक्षा शास्त्र पर, ग्रेट डाइडेटिक। किसने लिखी थी? जॉन कॉमेनियस। और इसीलिए इनको कहा जाता है शिक्षा शास्त्र का जनक या पिता। जनक या पिता कहा जाता है जॉन कॉमेनियस को। जॉन कॉमेनियस के बाद आते हैं देखिए रूसो। और रूसो की एक किताब है जिसका नाम है एमिल। एमाइल भी पढ़ते हैं हम उसको, बिल्कुल सही है, एमिल। और ये जो एमिल किताब है, इस पुस्तक में इन्होंने देखिए, जो मैंने टीएलएम पढ़ाते समय भी कहा था, बच्चे को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे कुछ ना कुछ कार्य करने दो। तो इन्होंने इस पुस्तक के अंदर कहा था बालक को करके सीखने दो, करके सीखना, कोई भी कार्य को करने दो, लर्निंग बाय डूइंग। उसके अलावा देखिए अवलोकन से सीखना, यानी निरीक्षण करके सीखना, बच्चे को सीखने दो जैसे वो सीख रहा है। खोज करके सीखना, बहुत सारे तरीके हैं सीखने के बच्चे के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा बताया उन्होंने? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की बात कही। किसने? रूसो ने। रूसो के बाद देखिए कि और शिक्षा शास्त्री आते हैं जिसने मनोविज्ञान का प्रयोग किया अपने शिक्षा शास्त्र में। अब तक किसी ने मनोवैज्ञानिक बातें नहीं की। मनोविज्ञान का प्रयोग करने वाले थे पेस्टालॉजी। कौन आते हैं इनके बाद? पेस्टालॉजी। देखिए, इन्होंने शिक्षण में किसका प्रयोग किया? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का पहली बार प्रयोग। तो पेस्टालॉजी की भी विधि पढ़ते हैं हम, शैक्षिक भ्रमण। आपने सुना होगा क्षेत्रीय भ्रमण, एजुकेशनल टूर। उस विधि के जनक किसको माना जाता है? पेस्टालॉजी को ही माना जाता है। उन्होंने प्रयोग किसका किया? मनोविज्ञान का। पेस्टालॉजी के दो शिष्य कौन कौन थे? इनके दो शिष्य भी हैं पेस्टालॉजी के। देखिए, इनके दो शिष्य, एक का नाम था फ्रोबेल और दूसरे का नाम हर्बर्ट। हर्बर्ट को तो हम पढ़ चुके हैं, सामान्य विधि थी उनकी, तो एक सामान्य विधि पंचपदीय, रटने रटाने पर जोर देने वाली। और हर्बर्ट ने देखिए खेल के माध्यम से सिखाने की बात कही, खेल द्वारा सीखना। इसलिए खेलों का प्रयोग देखिए शिक्षण में होने लगा। किसने? फ्रोबेल के कारण। देखिए, और इस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक, जैसे किंडरगार्टन विधि किसने दी? किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल ने दी थी। और उसके अंदर किंडरगार्टन पद्धति में उन्होंने अलग अलग तरह से बताया, एक माली, और उसके बाद किसको बताया? फूल, और जो एक बगीचा, यानी बच्चों की तुलना की उन्होंने इस तरह से।
और उस पद्धति के जनक कौन थे? फ्रोबेल। और हर्बार्ट ने तो पंचपदीय पाठ योजना। इस तरह से शिक्षा शास्त्र का जन्म होता है। इन सब के बाद देखिए फिर आते हैं प्रयोजनवादी जॉन डीवी। लास्ट कौन आते हैं? जॉन डीवी। और जॉन डीवी को माना जाता है करके सीखने पर विश्वास, यानी अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक, प्रयोजनवादी। और जब से प्रयोजनवाद का शिक्षा में प्रयोग हुआ है तब से माना जाता है बालक सबसे ज्यादा किससे सीखता है? अनुभव द्वारा। ये उतारो क्रम से भी। जॉन कॉमेनियस, रूसो, पेस्टालोजी और पेस्टालोजी के दो शिष्य, और फिर आते हैं जॉन डीवी, प्रयोजनवादी। और एक मनोवैज्ञानिक भी थे देखिए, पेस्टालोजी, जो शिक्षण में किसका प्रयोग कर रहे थे? मनोविज्ञान का प्रयोग। मनोविज्ञान का प्रयोग। ये कहानी है शिक्षा शास्त्र की। देखिए हर विषय की कोई ना कोई एक कहानी होती है जन्म से लेकर अब तक की। उतारा भी? दोबारा बोल देता हूं, सीक्वेंस कहीं भूल तो नहीं गए हो। जॉन कॉमेनियस, फिर रूसो, फिर पेस्टालोजी, पेस्टालोजी के दो शिष्य फ्रोबेल और हर्बार्ट। हर्बार्ट देखिए सामान्य विधि दी उन्होंने पंचपदीय, और फ्रोबेल ने खेल के द्वारा सीखने के लिए कहा। और फिर उसके बाद आते हैं प्रयोजनवादी सबसे लास्ट में, जिनका नाम था जॉन डीवी। और इनके द्वारा कौन सी विधि दी गई थी? प्रोजेक्ट विधि का जनक है ये। जॉन डीवी ने कौन सी विधि दी थी? प्रोजेक्ट लास्ट, जो एक आधुनिक विधियों में से एक। किलपैट्रिक तो इनके साथी थे ना, इनके शिष्य जॉन डीवी के, और उनके एक साथी स्टीवेंसन। बताऊंगा उन सब के बारे में भी। उतार लिया सबने या नहीं? जॉन डीवी के नीचे लिखना प्रोजेक्ट विधि, ताकि ध्यान रहे हमें। और अब हेडिंग डालिए इसके बाद, शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियों के प्रकार। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां। सामान्य रूप से हम शिक्षण विधियों को देखिए दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं विधियों को? दो भागों में। एक को तो कहते हैं बाल केंद्रित और एक को कहते हैं हम शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित विधि, जिसमें टीचर सर्वे सर्वा होता है, TCP, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। और दूसरी विधि होती है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित विधि CCP, चाइल्ड सेंटर्ड
पेडागोजी। आजकल देखिए आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री हैं वो कहते हैं इन दोनों से अलग विधियां कुछ और भी हैं, और वो हमारे शिक्षण के कहलाते हैं नवाचार। इनोवेशन, वो हमारे शिक्षण के क्या कहलाते हैं? इनोवेशन। अब पहले तो हम इन दोनों को देखिए समझेंगे ये क्या है, बाल केंद्रित और सीधा सा है टीसीपी। सेंटर में कौन है? टीचर है। यहां शिक्षक क्या है? प्रधान। सर्वे सर्वा, प्रधान कह दो या सर्वे सर्वा, यानी सर्वोच्च स्थान किसका है इसमें? बंद कर दे, बाहर से आवाज बहुत तेज आ रही है, बंद करो। या देखिए पहले होता क्या था, उस कक्षा कक्ष को सबसे अच्छा माना जाता था जिससे बच्चों की आवाज बाहर नहीं आती थी, और उसके अंदर होता क्या था, माट साहब पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, माट साहब पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक प्रधान था, बच्चे गौण थे, बच्चे कितनी देर सुनेंगे उस चीजों को? भाई आप देखिए जो इस विधि से आप पढ़ा रहे हो, बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो एक विधि से आप देखिए प्रयोग कर रहे हैं जिसके अंदर शिक्षक क्या था? सर्वे सर्वा। इसलिए ऐसी विधियों को माना जाता है अमनोवैज्ञानिक। कैसी विधि मानते हैं इनको? हमको अमनोवैज्ञानिक। अमनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है बालक की रुचि, बालक का स्तर, और बालक का देखिए एक तरह से योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। उन विधियों को हम क्या कहते हैं? अमनोवैज्ञानिक। बालक इसमें गौण होता है और शिक्षक इसमें क्या होता है? प्रधान। यानी हम यहां लिख सकते हैं बालक गौण। बालक क्या है इसमें? गौण है। देखिए अब चलते हैं आज की आधुनिक पद्धति। इन विधियों को कहा जाता है लोकतांत्रिक। ये कैसी विधि है? लोकतांत्रिक विधि है। देखिए आज की विधियां हैं, जब ये लोकतांत्रिक है तो ये कैसी होगी? निरंकुश। शिक्षण में क्या लाती है? निरंकुशता। जो कुछ है टीचर ही है, जो कुछ करना है सारा शिक्षक करेगा, बच्चा कुछ नहीं। लेकिन ये बाल केंद्रित है, जो कार्य करेगा कौन करेगा? बालक करेगा। ऐसी विधियों को हम बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक, ऐसी विधियों को हम क्या कहेंगे? बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? बालक की रुचि और उसका स्तर का ध्यान रखा जाए। बच्चा अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपने स्तर के अनुसार जिन विधियों को काम में लेता है वो कौन सी है? लोकतांत्रिक मनोवैज्ञानिक विधि। ये विधियां गतिविधियों पर आधारित नहीं है, और ये विधियां किस पर आधारित हैं? गतिविधियों पर आधारित है, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार की क्या की जाती हैं? गतिविधियां की जाती हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक हैं, लोकतांत्रिक हैं और बाल केंद्रित। जब मैं विधियां पढ़ाऊंगा तो उनमें यही विशेषता लिखवाऊंगा एक एक करके। देखिए ऐसे, यह विधि बाल केंद्रित है, यह विधि लोकतांत्रिक है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसमें जैसे आलोचना करेंगे तो यह विधि अमनोवैज्ञानिक, यह विधि अलोकतांत्रिक है, यह विधि शिक्षक केंद्रित है, जो बच्चों के अनुकूल नहीं है, यानी निरंकुश। निरंकुश कौन है? टीचर, सर्वे सर्वा। अब एक शब्द और आता है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का अर्थ होता है क्रमबद्धता। अब क्रम से तो टीचर भी पढ़ा सकता है भाई, क्रम से बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वैज्ञानिकता दोनों में हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। अब कुछ उदाहरण हैं, देखिए इसके उदाहरण इस विधि के। ऐसी कौन सी विधि है ये? जैसे व्याख्या विधि। शिक्षक व्याख्या किए जा रहा है, बोले जा रहा है, बच्चे सोए जा रहे हैं आराम से, और हम कहते हैं तो कितनी अच्छी क्लास है, कोई आवाज नहीं आ रही है। और जहां देखिए आवाजें आ रही है, कितने बदतमीज हैं बच्चे, देखिए हल्ला उल्ला कर रहे हैं। ये नहीं पता कि ये बाल केंद्रित शिक्षण है, बच्चे स्वयं अपनी रुचि से कार्य को संपादित कर रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने में गलत माना जाता था,
क्योंकि ये पद्धति कौन थी टीसीपी। दूसरी विधि प्रदर्शन विधि, जिसमें चित्र को दिखाया जाता है। अगर हम इसी में इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? प्रदर्शन व्याख्या विधि, जिसमें प्रदर्शन भी करेंगे और व्याख्या भी करेंगे। कौन करेगा? बालक नहीं, शिक्षक। प्रदर्शन व्याख्या विधि। आप कहें जैसे कहानी विधि, कहानी कोई विधि नहीं होती, प्रय विधि है वो। तो कहानी तो क्या है? प्रय विधि होती है, विधियां नहीं होती है। क्या हुआ? आवाज साफ नहीं आ रही, बुला के ला भाई उसको। उदाहरण भाई बोर्ड से उतार लो इतने जब तक आता है। उदाहरण में देखिए नंबर 1 बाल केंद्रित विधियों में आती है प्रोजेक्ट विधि। आवाज साफ नहीं आ रही, बताइए। तो यहां देखिए दूसरा उदाहरण आता है अपने इसमें समस्या समाधान विधि। उतार लेना भाई इसको, समस्या समाधान। तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं इसमें खोज विधि या अनुसंधान विधि। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, प्रयोगशाला विधि। और फिर देखिए अपने इसमें एक नई चीज और दी है, नवाचार। कुछ नवीन विधियां और आई हैं शिक्षण की। और नवाचार, नव प्लस आचार। नव मानी नवीन और आचार का मतलब होता है व्यक्ति का व्यवहार, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली नई विधियां, जिन्हें क्या कहा गया है? नवाचार। नवाचार में आता जैसे टीम टीचिंग, दल शिक्षण। इसके बाद देखिए अगला जो आता है टीम टीचिंग के बाद, और यदि हम विधि देखते हैं तो मानस मंथन, मानस मंथन। और देखिए इसके बाद जो अगली विधि आती है सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित जल्दी जल्दी उतारो भाई, अनुदेशन। और फिर आता है पर्यवेक्षित या पर्यवेक्षण अध्ययन। और इस तरह से एक पहला ही सवाल सिंपल सा पूछा जाता है आप लोगों से, इनका वर्गीकरण से रिलेटेड, कौन सी आधुनिक है, कौन सी परंपरागत है, और कौन सी बाल केंद्रित है, और कौन सी शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। ये सारणी बना लेना। ये नवीन विधियां हैं। लास्ट में 1 2 3 4 5 विधियां नवीन हैं। और इन विधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारी विधियों को। और इन विधियों में देखिए ज्यादातर सबसे बड़ी, हर विधि में कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेंगी। जो स्पेशल विशेषता है ना, वो हमें कंठस्थ होनी चाहिए। कौन सी विधि का जनक कौन है, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। और प्रत्येक विधि की कोई ना कोई स्पेशल विशेषता भी होती है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी अपने यहां। एक जिस खेल विधि भी आजकल इसी मेथड से पढ़ाते, खेल विधि। शैक्षिक भ्रमण, ये भी बाल केंद्रित है, यहां लिख लेते हैं। और शैक्षिक भ्रमण बोल देता हूं, अगर पीछे नहीं दिख रहा है, यहां से बोल रहा हूं, देखिए शुरू से ही। शिक्षक केंद्रित व्याख्या विधि, मिलान कर लेना। सेकंड प्रदर्शन विधि, थर्ड प्रदर्शन व्याख्या
विधि। 3 बाल केंद्रित में देखिए, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, प्रयोगशाला विधि, शैक्षिक भ्रमण। ये नहीं लिखा होगा शैक्षिक भ्रमण, लिख लिया। इसके बाद एक और लिखिए, सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि। सामाजिक, क्योंकि सामाजिक को पढ़ाने वाली चाहिए ना, सामाजिक अभिव्यक्त। रेसिटेशन सोशल मेथड या सोशल रेसिटेशन मेथड, कौन सी? इसमें लिखना है कौन से नंबर पर है? छठे, इसी बाल केंद्रित में, क्योंकि 5 तो मैंने बोली थी, शैक्षिक भ्रमण और उसके बाद सामाजिक अभिव्यक्त विधि, और फिर आ जाइए नवाचार में। एक दल शिक्षण, अंग्रेजी में कहते हैं टीम टीचिंग। नंबर 2 मानस मंथन। नंबर 3 सूक्ष्म शिक्षण। नंबर 4 अभिक्रमित अनुदेशन। नंबर 5 पर्यवेक्षण अध्ययन, और नंबर 6 खेल विधि। एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। अब इनको देखिए। हाँ जी, खेल विधि देखिए, यहां भी लेते हैं हम बाल केंद्रित, ये सारी बाल केंद्रित हैं, लेकिन ये नई विधियां, बस अंतर इतना है सारी की सारी बाल केंद्रित हैं, लेकिन कैसी हैं? ये नवीन विचारधाराएं हैं ये आज के समय में।